तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद फन में। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना, रिएक्शन जब होता है सल्फर और ऑक्सीजन का, वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। द सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व करते हैं हम लोग वाटर में, तो सल्फरस एसिड फॉर्म होता है। हम लोग ये रिएक्शन यहाँ भी देख सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू सल्फरस एसिड। द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू, लिटमस पेपर रेड। जनरली ऑक्सीड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो सल्फरस एसिड रहता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और ज़्यादातर ऑक्सीड जो रहते हैं नॉन मेटल्स वो एसिडिक होते हैं। तो रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। तो कुछ एसिड और बेस को रिकॉल करने बोल रहा है, मतलब याद करने बोल रहा है, जो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़े थे। और नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। यहाँ हम लोग टेबल 4.4 देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्सीड्स विथ ऑक्सीजन। तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐसे जो फॉर्म करते हैं ऑक्सीड्स विथ ऑक्सीजन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। तो लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। तो जो सोडियम मेटल होता है वो बहुत रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट्स vigorously with water and oxygen. A lot of heat is generated in the reaction. तो ये बहुत ही vigorously रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ, और इसमें क्या होता है, बहुत सारी हीट होती है और बहुत सारी गैस निकलती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए उसे केरोसिन में स्टोर किया जाता है। यहाँ हम लोग टेबल भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो फिल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि किस किस ने फिल किया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.5। तो हम लोग को क्या करना है, 250 ml का बीकर या ग्लास लेना है, उसमें हम लोग को हाफ फिल कर देना है वाटर। अब हम लोग को बहुत ही केयरफुली एक बहुत ही छोटा पीस सोडियम मेटल का कट कर लेना है। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इनटू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। हम लोग को इसे ड्राई कर लेना है फिल्टर पेपर की मदद से और इसे कॉटन में रैप कर देना है। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इनटू कॉटन इनटू द बीकर। और उसे जब कॉटन में हम लोग रैप करेंगे फिर उसे हम लोग को बीकर में डाल देना है। वैसे ही हम लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है ना, जब रिएक्शन स्टॉप होंगे ना तो उस बीकर को आप टच कर सकते हैं। आप क्या फील करेंगे, हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर हॉट हो गया होगा। और उसे आपको ब्लू और लिटमस पेपर में टेस्ट भी करना है, वो एसिडिक होगा कि बेस, हम लोग आगे पढ़ते हैं। यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वैग्यूनियसली विथ वाटर। तो हम लोगों ने देखा कि जो सोडियम होता है वो वैग्यूनियसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। तो सब मेटल ऐसे ही करते हैं कि नहीं, जैसे कि आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर स्लोली। आयरन क्या करता है, स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। जो जनरली नॉन मेटल जो रहते हैं वो वाटर के साथ रिएक्टिव नहीं रहते, एयर के साथ रहते, इसीलिए नॉन मेटल्स को वाटर में स्टोर किया जाता है। जैसे कि फॉस्फोरस जो रहता है वो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल रहता है, ये फायर कैच कर लेगा अगर आप इसे एयर में छोड़ दिए तो। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो फॉस्फोरस का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ना हो, इसीलिए उसे वाटर में स्टोर किया जाता है। रिएक्शन विथ एसिड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नॉन मेटल्स बिहेव करते हैं एसिड के साथ और कैसे मेटल बिहेव करते हैं एसिड के साथ। पर उससे पहले हम लोग ये एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल्स ले लेने हैं जो इसमें टेबल में दिखाए गए हैं, और उनको लिस्ट कर लेना है ABCDEF अलग अलग ट्यूब्स में विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉप। Add 5 ml of
dilute hydraulic acid to each test tube one by one। तो हम लोग को क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड हर एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है और उसे ऑब्जर्व करना है उसका रिएक्शन क्या होता है। अगर कोई भी रिएक्शन नहीं होगा कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड सॉल्यूशन के साथ, तो हम लोग को उसको वार्म भी कर सकते हैं पर बहुत जेंटली, आराम से। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो क्या करना है कि जो माचिस नहीं होती उसको हर टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास रखना है और अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है कि होता क्या है इसमें। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड। इसे हम लोग को फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करना है और सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग को टेबल 4.5 यानी इस टेबल में लिख देने हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे पहले, रिएक्शन विथ एसिड्स। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या कोई डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन विथ एसिड के साथ? व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज बॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। तो क्या कोई पॉप साउंड आती है जब बर्निंग मैचस्टिक को हम लोग ले जाते हैं टेस्ट ट्यूब्स के पास? यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट विथ acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो उनको तो कोई असर नहीं आएगा, पर जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और एक पॉप साउंड आएगी उनसे। यू मस्ट हैव नोटिस दैट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉपर होता है ना वो डाइल्यूट हाइड्रोलिक एसिड के साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा हीटिंग करने पर भी, पर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ज़रूर रिएक्ट करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस विद बेसेस। तो हम लोग ये एक्टिविटी देखते हैं 4.7। इसमें क्या करना है कि हम लोग को एक फ्रेश सोडियम हाइड्रोक्सिक सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में और 3 or 4 pebbles of it in 5 ml वाटर। 3 or 4 pebbles लेने हैं 5 ml वाटर में। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल इनटू इट। तो एक एल्यूमिनियम फॉयल का पीस उसमें डुबाना है। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और एक बर्निंग मैचस्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में ले जाना है। ऑब्जर्व केयरफुली, और अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्या पॉप साउंड आएगी? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas। तो पॉप साउंड जो रहती है ना वो हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस का वो रहती है कि उसमें है। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जो रहते हैं ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किए हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करने के लिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स का बेसिस के साथ वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो रिकॉल करिए वो रिएक्शन जो हुए थे कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच जो आपने क्लास 7 में किए थे। हम लोग इन्हें ऑब्जर्व करते हैं ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शंस को। तो हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 4.8। हम लोग को क्या करना है, 100 ml बीकर लेना है और उसमें 1 A B C D E लिख देना है हर एक बीकर में, और 50 ml वाटर लेना है हर एक बीकर में। डिज़ोल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून ऑफ each substances as indicates in figure 4.6। तो हम लोगों को हर चीज़ 50 ml लेना है उस वाटर में जैसे इसमें दिखाई गई है यहाँ पे। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। उसको बिना छुए बिना हिलाए रख देना है कुछ देर के लिए, और ऑब्जर्वेशन आपको अपने कॉपी में लिखना है। यह हम लोग देख सकते हैं ये कैसे करना है। What change do you observe in the various beakers? तो आप क्या चेंज ऑब्जर्व किया हर एक बीकर में? You have read that one metal displace another metal from its compound in
एक्यूनियस सॉल्यूशन। आपने पढ़ा है कि जो मेटल होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं दूसरे मेटल को इसके कंपाउंड से इन एक्यूनियस सॉल्यूशन। बीकर ए में क्या होता है कि जिंक जो रहता है ना वो रिप्लेस करता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से। दैट इज वाई द ब्लू color of copper sulfate disappear and powdery red mass of copper is deposited। तो इसीलिए क्या होता है कि ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का डिसअपियर होता है। आ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड। तो उसमें रेड मास होता है जो पाउडरी फॉर्म में होता है उसको कॉपर का जो होता है उसे डिपॉजिट करता है बॉटम में बीकर के। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। कैन यू राइट डाउन द रिएक्शन टेक प्लेस इन बीकर बी इन सिमिलर मैनर। क्या आप लिख सकते हैं कि बीकर बी में क्या हुआ रिएक्शन ऐसी मैनर में? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम पहली कह रही है कि उसे बीकर ए और बीकर बी का रिएक्शन तो समझ आ गया पर वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि बीकर सी डी और ई में हुआ क्या, कोई चेंज क्यों नहीं आया। देयर कुड बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी बाय आयरन इन बीकर ई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ जिंक बाय कॉपर का बीकर सी में एंड बाय आयरन इन बीकर ई और आयरन के द्वारा बीकर ई में। सिमिलरली आयरन कुड बी डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी। ऐसे ही आयरन क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ कॉपर के जगह बीकर डी में। Since we do not see any change in beaker C, we can infer the copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But क्यों? तो हम लोग बीकर सी में इसलिए कोई चेंज नहीं देखे क्योंकि कॉपर जो है वो एबल नहीं है रिप्लेस करने को जिंक सल्फेट से। पर क्यों? जब जिंक कैन बी रिप्लेस्ड कॉपर इन बीकर ए, जब जिंक कॉपर ए को रिप्लेस कर सकता है बीकर ए में, वाई कैनॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर बी। तो कॉपर क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता जिंक को बीकर सी में। रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि साइन जो है ना वो आर्बिट्ररी नहीं है, ये फॉलो करते हैं कुछ रूल्स जो फैक्ट्स पे बेसिस होते हैं। एंड द रूल हियर इज़ दैट जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। तो फैक्ट यहाँ ये है कि जो जिंक है वो कॉपर और आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव मेटल वन कैनॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। तो क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव मेटल है ना वो मोर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस नहीं कर सकता पर एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है। नाउ यू कैन अंडरस्टूड व्हाई देयर आर नो रिप्लेसमेंट रिएक्शंस इन बीकर डी एंड बीकर ई। इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ बीकर डी और बीकर ई में भी। कैन यू गैस द sequence of metal from more reactive or to less reactive among zinc, iron and copper। तो क्या आप एक टेबल बना सकते हैं जिसमें क्या हो कि लेस रिएक्टिव से ज़्यादा रिएक्टिव तक हो, जिसमें जिंक आयरन और कॉपर भी हों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यू शुड बी एबल टू गेस वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। आप गेस कर सकते कि क्यों मेटल्स मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉडीज बनाने में क्यों यूज होती है। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ सम नॉन मेटल्स। आप कुछ नॉन मेटल्स के भी यूजेस से बहुत फेमिलियर होंगे। हियर द सम इंटरेस्टिंग वन, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग वन है, हम लोग मतलब गैस कर ही लेंगे फ्रेंड्स, कोई चिंता की बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। तो ये ज़रूर ऑक्सीजन होगा
क्योंकि एक नॉन मेटल है और हम लोग इसे ले रहे हैं, एयर। नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजरी टू एनहेल द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ये हम लोग देखते हैं, रुक जाइए, गैस करते हैं। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वॉन्डर्स एज एन एंटीसेप्टिक। Non-metals used in crackers. You may add some more uses of metal and non-metal from your experiences. I heard that magnesium is found in plants. In what form it is? तो ये सब जो है ना, ये एक मैं बता दी हूँ, अब बाकी आपको खुद ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पहली सुनिए कि जो मैग्नीशियम होता है ना, वो प्लांट में फाउंड किया जाता है। इन वॉट फॉर्म इज इट फाउंड इन दैम। तो कौन से फॉर्म में ये फाउंड होता है। और भूजो बोल रहा है कि डॉक्टर ने कहा कि मेरी बॉडी में आयरन कम है। तो आयरन कैसे आया मेरी बॉडी में, अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 7 में देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन से कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। दिस सब्सटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवेंट द रिएक्शन। ये उन सब्सटेंसेस से अलग होते हैं जो अंडरवेंट करते रिएक्शन को। नाउ इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन, बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलिक, इट इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ऐसा सब्सटेंस जिसे ब्रोक नहीं किया जा सकता केमिकल रिएक्शन से, कूलिंग से, हीटिंग से या किसी भी चीज़ से, उसे एलिमेंट कहते हैं। तो जो सल्फर है वो एलिमेंट है और किसी भी चीज़ से नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, और इलेक्ट्रोलिसिस से। सो इस आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट। तो क्या ये आयरन और कार्बन भी एलिमेंट है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एलिमेंट की वो एटम है। A sample of an element contain only one kind of atom। तो सैंपल जो होता है ना एलिमेंट का, उसमें सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम होता है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनअफेक्टिव बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। तो जो एटम होता है एलिमेंट का वो अनअफेक्टिव रहता है फिजिकल और केमिकल चेंज में एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ लिक्विड सल्फर वुड बी एग्जैक्टली द सेम ऑफ द एटम ऑफ सॉलिड ऑफ वेपर सल्फेट। तो जो एटम होगा लिक्विड सल्फर का वो सेम एटम्स होंगे सॉलिड और वेपर सल्फर में भी। Although we have an infinite variety of substances in the universe। तो हम लोग के पास इन्फिनाइट वेराइटीज़ हैं सब्सटेंसेस के इस यूनिवर्स में। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दिस सब्सटेंसेस इज लिमिटेड। पर जो एलिमेंट्स रहते हैं वो लिमिटेड ही हैं। देयर आर नो मोर देन 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स। तो 94 नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट्स से हम लोग के पास ज़्यादा एक भी नहीं है। An important classification of elements is in terms of metals and non-metals। तो जो important classification होता है एलिमेंट्स का वो मेटल्स और नॉन मेटल्स की टर्म्स में होता है। तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो ज़्यादातर एलिमेंट्स जो रहते हैं वो मेटल्स रहते हैं। द रिमेनिंग आर आइदर नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो जो रिमेनिंग रहते हैं वो या तो नॉन मेटल्स रहते हैं, मेटालॉइड्स रहते हैं। मेटालॉइड्स पोसेस कैरेक्टर ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटालॉइड क्या होता है, जो कैरेक्टर दिखाता है बोथ मेटल और नॉन मेटल का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं आप चैप्टर 5 में। तब तक बाय बाय।